हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉर्नर आपके यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको कपास टॉपिक पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया है, जिसमें हमने कपास के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को बताया है। जैसे कपास कैसा रेशा है, तो सार्वभौमिक रेशा है। कपास का उत्पादन देश कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो हमारा भारत देश है। कपास की खोज किसने की थी, जन्म स्थान कपास का कहाँ है, तो वो भी भारत देश है। उसके बाद कपास किस कुल का है, तो मालवेसी कुल का पौधा है। कपास का वानस्पतिक नाम क्या है, तो गोसिपियम हिरसुटम है। इसकी लंबाई कितनी होती है पौधे की, तो 3 से 6 फीट होती है। और रेशा कितना लंबा होता है, तो ये जो है 1.5 से लेकर के या आधे इंच से लेकर के 2.5 इंच तक होता है। कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा किए थे। अब उसी कपास को हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते चलेंगे। अभी इसमें हमें जानना है कि इसका जो कारखाना सबसे पहले खुला, कहाँ खुला, फिर वो सफल रहा कि असफल रहा, वो कितने दिन तक कार्यरत किया, इन सब बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लिखते हैं। पहले कपास ही टॉपिक है और हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आएगा। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कपास का प्रथम कारखाना। कपास का प्रथम मिल या कारखाना, कुछ भी आप कह लो, या कंपनी। कपास का प्रथम कारखाना, तो कपास का जो प्रथम कारखाना खोला गया था वो 1818 ईस्वी में, कहाँ, कोलकाता में। 1818 में कोलकाता में किसके द्वारा खोला गया था, तो फोर्ट ग्लास्टर। परंतु यह कंपनी खुलने के बाद क्या हुई कि असफल रही। तो हमने आपको क्या बताया कि कपास की जो पहली मिल खोली गई, कहाँ खोली गई, 1818 ईस्वी में कोलकाता में खोली गई। किसके माध्यम से खोली गई, तो फोर्ट ग्लाटर के माध्यम से खोली गई। परंतु कैसी रही, या असफल रही। फिर उसके बाद हमारा सफल कारखाना खोला गया। सफल कारखाना ये कहाँ पे खोला गया, तो मुंबई में खोला गया। किस सन में खोला गया, 1854 ईस्वी में। किसके द्वारा खोला गया, कोबाजी नाना भाई डाबर। और यह हमारी कंपनी कैसे रही, सफल रही। और इस कंपनी का नाम क्या था, तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ये कंपनी का नाम था। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि हमारा जो प्रथम कारखाना था वो 1818 ईस्वी में कोलकाता में किसके द्वारा खोला गया, तो फोर्ट ग्लास्टर के द्वारा खोला गया। लेकिन यह कंपनी हमारी कैसी रही, असफल रही। फिर हमारी दूसरी कंपनी का जो है निर्माण हुआ, कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। किस सन में, 1854 ईस्वी में। किसके द्वारा खोला गया, तो कोबाजी नाना भाई डाबर के द्वारा खोला गया। और इस कंपनी का नाम क्या था, तो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। इसके बाद जो है
इसकी जो डेट आती है वो 2 डेट आती है। एक तो आती है 7 जुलाई, वैसे तो 1854 याद किए रहिएगा, 7 जुलाई 1854, और एक डेट आपको देखने को मिलेगी 22 फरवरी 1854। दो बुकों में दो तरीके से है, 22 फरवरी 1854। लेकिन हम कंसीडर किसको करेंगे, कंसीडर हम इसको करेंगे जब हमारे ऑप्शन में 7 जुलाई 1854 हमको नहीं दिखेगा तब हम 22 फरवरी 1854 को लगाएंगे। वैसे ये जो है 7 जुलाई या फरवरी नहीं आता है, बस आता है कि मुंबई में जो कंपनी खोली गई वो किस सन में खोली गई, 1854 ईस्वी में। फिर उसके बाद तीसरी कंपनी खोली गई 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में जो है कहाँ टेक्सटाइल की कंपनी खोली गई, तो अहमदाबाद में खोली गई, अहमदाबाद में। अब हमारे देखो कपास का धीरे धीरे विस्तार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद फिर 1866 ईस्वी में कहाँ खोली गई, तो कोलिको मिल खोली गई, कोलिको मिल। तो इस प्रकार से जो है अन्य अन्य प्रांतों में जो है कंपनियां खोली जाने लगी और हमारे जो है टेक्सटाइल का विस्तार होने लगा। अब हम आगे जानेंगे इसमें कि इसके जो है प्रथम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो सबसे पहले लिखेंगे केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आप लोग को पता ही होगा कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में। फिर है कपास विश्लेषण संस्थान, कपास विश्लेषण संस्थान, या इसी को कहा जाता है कपास विश्लेषण प्रयोगशाला, प्रयोगशाला दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये हमारा कहाँ पे है, ये माटुंगा महाराष्ट्र पे, माटुंगा या मोटांगा ऐसे भी लिखा रहता है, महाराष्ट्र। ये दोनों एक ही चीज है, माटुंगा या मोटांगा है, महाराष्ट्र, ऐसे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब हम आगे जानेंगे कपास के चरण। तो हमने आपको क्या बताया कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हमारे नागपुर महाराष्ट्र में। ये सीधा इसको ऐसे याद कर लेना है, एग्जाम में ऐसे ही आता है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। फिर है कपास की प्रयोगशाला या विश्लेषण संस्थान कहाँ पे है, तो माटुंगा महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम आगे जानेंगे कि कपास के चरण, हम कैसे कपास से रेशा बनाते हैं और कितने चरणों से होकर के गुजरता है, आइए हम इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कपास निर्माण के चरण, कपास निर्माण के चरण, कपास निर्माण के चरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या आप लिख लो इसमें टर्मिनोलॉजी या शब्दावली, शब्दावली कपास से संबंधित जितनी भी शब्दावलियां हैं, क्योंकि ये शब्दावलियों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सारी हम शब्दावलियां यहाँ पे लिखा देंगे। पहला है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना,
अब खेती करने के तात्पर्य से आप समझ रहे हो कि हम क्या करते हैं, पहले कपास के बीज को खेतों में छिड़कते हैं। छिड़कने के बाद कपास का जो है पेड़ उगता है। पेड़ उगने के बाद कपास के आसपास की जो घास होती है उसको निकाला जाता है, जिसे सोहनी कहते हैं या गुड़ाई कहते हैं। जैसे हम कोई फूल पौधा लगाते हैं तो उसमें गुड़ाई करते हैं। इस प्रकार से फिर कपास को पानी दिया जाता है। पानी कितने सेंटीमीटर दिया जाता है, तो लगभग 23 से 38 सेंटीमीटर, पहले बता चुके हैं। तो खेती की जाती है। तो खेती करने का मतलब होता है बीज बोना। बीज बोना मतलब पौधा तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है, कल्टीवेशन। या उसके बाद जब हमारा पौधा तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जब हमारी फसल पक करके तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है एकत्रित करना। एकत्रित करना किसको एकत्रित करते हैं, जिसके पोर्ट्स को करते हैं। कपास के पौधे के बीज को जब हम छिड़क देते हैं तो हमारे कपास का पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के बाद एक टाइम के बाद उसमें कलियां आती हैं, फिर उसमें कोए लगते हैं, पोर्ट्स लगते हैं। पोर्ट्स लगने के बाद धीरे धीरे वह पोर्ट्स हमारा पक जाता है और हमारी कॉटन बॉल हमें दिखने लगती है। तो फिर क्या किया जाता है, उस कॉटन बॉल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है गिनिंग। गिनिंग का मतलब होता है बिनौले छांटना। बिनौले छांटने का मतलब है ओटाई करना। ओटाई करने का मतलब है यह कार्य हमारा अब तो बड़े पैमाने पर होता है, तो मशीनों पे होता है, लेकिन प्राचीन समय में यह कार्य हाथों से होता था। मतलब कपास में हमारे छोटे छोटे काले काले सीड्स होते हैं, उन बीज को निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, हमारी गिनिंग कहलाती है, बिनौले छांटना कहलाती है। उसके बाद अगला है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब समझ रहे हो, छटाई करना। छटाई करना किसकी छटाई करना, तो रेशों की छटाई करना। किस किस के आधार पर, गुण के आधार पर, आकार के आधार पर और रंग के आधार पर। जैसे हमारे कुछ रेशे मटमैले हो जाते हैं, कुछ रेशे ज्यादा दिन के हो जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है रंग के कारण। तो कुछ रेशे हमारे लंबे होते हैं, कुछ रेशे हमारे छोटे होते हैं। तो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रेशों की छटाई कर लेते हैं, उनको अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद है बेलिंग। बेलिंग बेलिंग का मतलब है गांठे बनाना, गांठे बांधना। अब गांठे बांधने का मतलब है कि जब हमारे कपास के रेशे की छटाई कर ली जाती है तो उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके उनकी एक बेल तैयार कर ली जाती है। लगभग एक गट्ठर जो है हमारा कितना केजी का होता है, 170 केजी कपास होती है एक गट्ठर। अब ये गट्ठर हमारा बनाया कैसे जाता है, तो पतली पतली टीन की परतें होती हैं, उस पर टीन में जो है हमारे कपास को लपेटा जाता है और लपेट करके इसका एक बंडल बना दिया जाता है मिल में पहुंचाने के लिए। और एक इसका जो गट्ठर होता है वो लगभग कितने केजी का होता है, 170 केजी का होता है, उसी को कहा जाता है बेलिंग। नंबर 6 हमारा क्या है, ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब होता है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। खोलना और मिलाना। कहाँ खोलना और मिलाना, तो अब हमारा जो रेशा है वो कहाँ पहुंच गया है, कारखाने में।
कारखाने में हमारा जो है 170 kg का बंडल पहुंच गया है। अब जब वहां पे हमारा ये जो है बेलिंग प्रक्रिया के माध्यम से हमारा रेशा पहुंच जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर से उस रेशे के गट्ठर को खोला जाता है और खोल करके कारखाने में मिलाया जाता है। तो ये हमारी प्रक्रिया कहलाती है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। उसके बाद आता है कार्डिंग एंड डबलिंग। कार्डिंग एंड डबलिंग। कार्डिंग एंड डबलिंग का मतलब होता है धुनाई एवं दोहराव। धुनाई एवं दोहराव। और ये सारे कार्य किससे होते हैं, अब मशीनों के थ्रू होते हैं। धुनाई एवं कार्य मतलब जो हमारा रेशा है उससे क्या किया जाता है, गंदगी दूर की जाती है, गंदगी को दूर करना। धुनाई का कार्य मशीनों से होता है और एक बार धुनाई होती है तो उसकी कुछ अशुद्धियां निकलती हैं तो फिर दोबारा उसकी डबलिंग की जाती है, दोबारा धुनाई की जाती है, जिससे हमारे कपास की जो अशुद्धियां होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। इसके बाद कुछ और टर्म बचे हैं हमारे, ऊपर लिख देते हैं, फिर हम इसको समझा देते हैं। उसके बाद है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। जैसे हम अपने हेयर्स को कंघी करते हैं तो हमारे हेयर्स कैसे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, मतलब सीधे हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे रेशों में भी कॉम्बिंग प्रोसेस किया जाता है, जिससे रेशा हमारा कैसे हो जाता है, रेशा समानांतर करने के लिए, समानांतर करने के लिए, रेशा समानांतर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, कॉम्बिंग। उसके बाद ड्राइंग। ड्राइंग प्रक्रिया में क्या की जाती है, खींचना। खींचने का मतलब है कि अब हमारे जो छोटे रेशे हैं उनको खींच करके अलग किया जाता है और बड़े रेशों को खींच कर अलग करना, अलग करना। तो इसमें छोटे बड़े रेशों को अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद आता है रोविंग। रोविंग का मतलब होता है घुमाना। हल्की ऐंठन देकर लपेटना, हल्की ऐंठन देकर लपेटना। जैसे आप लोग अपने हेयर से कंघी करते हो तो कभी कभी क्या करते हो, हल्की ऐंठन दे करके आप जूड़ा बना लेते हो, पोनीटेल बना लेते हो। उसी प्रकार से हमारा जो है कपास का रेशा हल्की सी ऐंठन दे करके उसकी एक पूनी बनाई जाती है, उसी को रोविंग प्रक्रिया कहा जाता है या रोविंग प्रक्रिया कहा जाता है। अब आगे हम क्या देखेंगे इसमें, सिलेबरिंग। सिलेबरिंग का मतलब होता है वही पूनी बनाना। जैसे हम अपने बालों को बांध लेते हैं उसी प्रकार से अब इसको हल्की सी ऐंठन दी जाती है, ऐंठन दे करके लपेटा जाता है, तो इसको चोटी जैसे लपेट लिया जाता है, मतलब इसको बना लिया जाता है, चोटी जैसे लपेटना। उसके बाद जो है सिलेबरिंग के बाद हमारी क्या आती है, स्पिनिंग आती है। स्पिनिंग का मतलब जानते ही हो, कताई के लिए। अब हमारा ये रेशा बनने योग्य हो गया है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, धागा बनेगा, रेशे से धागा बनाना, रेशे से धागा बनाना। फिर उसके बाद आती है वीविंग।
समझ ही रहे हो आप लोग कि बुनाई प्रक्रिया होती है। अब क्या करते हैं, हमारा जो धागा है वो पूर्णतः बन करके तैयार हो जाता है, तो हमारा कपड़ा हमेशा ताना और बाना के फॉर्म में बिना जाता है, मतलब वार्प एंड वेफ्ट, ताना और बाना में रख करके हम क्या करते हैं, बुनकर वस्त्र तैयार कर लेते हैं। बुनकर वस्त्र तैयार करना। अब हमारे पास ग्रे गुड्स हमको मिल गया है। अब ग्रे गुड्स मिलने के बाद उसमें क्या होता है, परिसज्जा होती है। बीबिंग के बाद फिर क्या आएगा, फिनिशिंग आता है। फिनिशिंग के मतलब समझ ही रहे हो, परिसज्जा, क्योंकि हमारा जो ग्रे गुड्स होता है वो मटमैला रंग का होता है, उसमें किसी प्रकार की समझ जो है चमक नहीं होती है, और कपास के रेशों में चमक वैसे भी कम होती है। इसमें मर्सराइजिंग प्रोसेस करके, कलेंडरिंग प्रोसेस करके, टेंटरिंग प्रोसेस करके हमारे रेशे को सुंदर बनाया जाता है। फिर उसके बाद हमारी आती है डाइंग। डाइंग का मतलब समझ ही रहे हो, रंगाई किया जाता है विभिन्न कलर से, और रंगाई करने के बाद इसमें प्रिंटिंग की जाती है। छपाई। तो ये है हमारा कपास के रेशे का चरण। इस प्रकार से हम कपास के रेशे से कपड़े का निर्माण करते हैं। अब हम एक एक को जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन का मतलब है कि सबसे पहले हम रेशे के लिए, रेशे प्राप्त करने के लिए बीज बोते हैं, खेती करते हैं। जैसे गेंदे का हमें फूल चाहिए तो हम पहले प्लांट लगाते हैं, तब तो हमें ठंडियों में फ्लावर्स प्राप्त होते हैं ना। उसी प्रकार से हम कपास की खेती करते हैं, बीज को अपने खेतों में छिड़कते हैं। फिर हमारा जो है वो बीज बड़ा होता है, तैयार होता है, उसमें पानी की आवश्यकता होती है, उसकी सोहनी की जाती है, गुड़ाई की जाती है, जिससे जो है हमारा पेड़ पौधा काफी अच्छा होता है। फिर फसल तैयार होती है। फसल तैयार होने के बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं, एकत्र कर लेते हैं किसको, उसकी कोय को, जो हमारी कॉटन बॉल्स होती है उसको हम एकत्र कर लेते हैं। फिर उसमें गिनिंग प्रोसेस की जाती है। गिनिंग प्रोसेस का मतलब है कि उसके जो सीड्स होते हैं उनको निकाला जाता है, बीज जो होते हैं उनको निकाला जाता है। पहले यह कार्य हाथों से होता था, परंतु अब मशीनों से होता है तो निकाला जाता है। उसके बाद सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग कैसे की जाती है, तो गुण, आकार एवं रंग के अनुसार रेशे को अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद बेलिंग की जाती है, उनकी गांठें बनाई जाती है, एक बंडल बनाया जाता है। टीन की पतली पतली परतें होती हैं, और उन पतलों में जो है कॉटन के रेशे को लपेट करके उनका एक गट्ठर बनाया जाता है, बंडल बनाया जाता है। किस लिए, कारखाने में पहुंचाने के लिए। तो एक गट्ठर वो कितने केजी का होता है, 170 केजी का एक गट्ठर हमारा होता है। उसके बाद आता है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। अब हमारा जो रेशा है वो कारखाना पहुंच चुका है, तो कारखाने में जाकर के फिर से उन बंडलों को खोला जाता है और सारे रेशों को एक साथ मिलाया जाता है। मिलाने के बाद फिर उस पर की जाती है कार्डिंग एंड डबलिंग। कार्डिंग एंड डबलिंग का मतलब होता है कि धुनाई एवं दोहराव। कपास के रेशे में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, उनकी गंदगी को हटाने के लिए उन पर कार्डिंग की जाती है, धुनाई प्रक्रिया की जाती है, और फिर उसको डबलिंग की जाती है, मतलब दोबारा से धुनाई की जाती है। किस प्रकार से उस रेशे की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। फिर रेशे पे कॉम्बिंग प्रक्रिया की जाती है, और यह सारी प्रक्रिया मशीनों के माध्यम से ही की जाती है। कॉम्बिंग से क्या होता है, हमारा जो रेशा होता है वो समानांतर हो जाता है, मतलब सीधे हो जाते हैं। फिर ड्राइंग की जाती है, मतलब रेशों को खींच करके अलग किया जाता है। छोटे रेशे जो होते हैं निकल जाते हैं और बड़े रेशे अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका बंटवारा किया जाता है। फिर रोबिंग आती है, हल्की सी ऐंठन देकर के हमारे रेशों को समेटा जाता है, जिसे रोबिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर स्लीवरिंग आती है, पोनी बनाना। जिस प्रकार से हम अपने बाल को कंघी करके क्या करते हैं, पोनीटेल बना लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे रेशों को एक चोटी जैसे लपेटा जाता है। या आप लोग गांव में देखे होंगे, जब हमारे यहाँ गांव में एक जो सन का पेड़ होता है, पहले बोया जाता था जब हम लोग गांव में रहते थे, तो उसको पहले गलाया जाता है। गलाने के बाद जब उसको उससे निकाला जाता था, उसकी लकड़ी से जो सरिंग होती थी, तो उसकी पोनीटेल बनाई जाती है, ऐसे लंबी लंबी बनाई जाती थी। तो उसी प्रकार से हमारे देश से कपास में भी बनाया जाता है, चोटी जैसा।
फिर स्पिनिंग आती है। उसके बाद हमारी स्पिनिंग प्रोसेस आती है जिसमें रेशों की कताई की जाती है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद हमारा बीबिंग आता है। बीबिंग का मतलब है अब हमारा रेशा तैयार हो गया है, धागा हमें प्राप्त हो गया है रेशे से। अब धागे को हम ताना और बाना के फॉर्म में बुन करके अपना वस्त्र तैयार कर लेते हैं, कपड़ा तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा कपड़ा होता है ये कैसा होता है, ग्रे गुड्स होता है। ग्रे गुड्स होता है मतलब इस कपड़े में किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है, सुंदरता नहीं होती है। तो इस कपड़े को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की परिचर्याएं की जाती हैं, जैसे फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें परिचर्या की जाती है, जैसे मॉइस्चराइजर की जाएगी तो हमारे कपड़ों में चमक आ जाएगी, कलंडरिंग की जाएगी तो हमारा कपड़ा चिकना हो जाएगा, सेंफोराइजिंग की जाएगी तो हमारा कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़न उसका हट जाएगा। और उसके बाद अगर टेंडरिंग की जाएगी तो हमारा कपड़ा जो थोड़ा टेढ़ा रहेगा वो कपड़ा हमारा सीधा हो जाएगा। इस प्रकार के हमारे विभिन्न परिचर्याएं की जाती हैं। डाइंग का मतलब होता है रंगाई। अब कपड़े को जो है कलरफुल रंगों से रंग लिया जाता है और रंगने के बाद फिर उसमें प्रिंटिंग की जाती है, मतलब कपड़े को आकर्षक बनाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स या छपाई की जाती है। इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक था ये था कपास और कपास की शब्दावलियां, और इसको ऐसे रीअरेंज करने के लिए हमारे नेट में आता है। नेट में इसको अरेंज करने के लिए आता है टीजीटी और पीजीटी में आ जाएगा। जैसे कल्टीवेशन का तात्पर्य क्या है, तो खेती करना या बीज बोना जो है। हार्वेस्टिंग में हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं, तो पोर्ट्स को एकत्रित करते हैं। कुछ इस प्रकार के इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंडों के साथ जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।